ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं रणनीति। आज राणा सांगा और वक्फ बिल, दो सबसे बड़े न्यूज मेकर। बिहार में वक्फ बिल को लेकर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने सियासी लड़ाई छेड़ दी है। बताएंगे इस पर एक एक खबर, साथ ही बताएंगे राणा सांगा पर आगरा में ऐलान जंग कैसे हो गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए हैं। इन दोनों खबरों पर विस्तार से आपको हर एक जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान पर विवाद अब दलित वाला एंगल ले रहा है। बड़ी खबर इस पर यह है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि रामजी लाल सुमन के घर पर इसीलिए हमला हुआ क्योंकि वो दलित हैं। सीएम योगी हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करें। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि सांसद होने के बावजूद अगर वो दलित हैं तो सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र में एक दलित नेता पर इतना बड़ा हमला न केवल जातिगत भेदभाव को दर्शाता है बल्कि सरकार की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ये रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। और चलिए इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, राणा सांगा का ये संग्राम लेकिन अब समाजवादी पार्टी इसे दलित एंगल से जोड़कर देख रही है। हाँ देखिए, बिल्कुल यहाँ पर रामजी लाल पार्टी के दलित समाज से आते हैं और आज उनके यहाँ जिस तरह से करनी सेना के जो समर्थक थे उन्होंने हमला किया की, उसके बाद से अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं, इसलिए उनके घर पर हमला हुआ। और अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि जिन लोगों ने ये हमला किया उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही साथ यूपी में दलित एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी रहता है, एक बड़ा वोट बैंक भी है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने पूरे हमले को दलित समाज से जोड़ दिया है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विशाल। देखिए, राणा सांगा पर विवादित बयान देने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी नेता के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हो गई। उत्तर प्रदेश में राणा सांगा पर गदर मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर करनी सेना पहुंच गई और जमकर बवाल किया गया। इस दौरान पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। हमले में पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इस दौरान भगदड़ मच गई। अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। आपको बता दें कि करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के आवास पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इस दौरान रामजी लाल सुमन के आवास पर जमा समर्थकों को पुलिस ने नसीहत दी। प्रशासन की मौजूदगी में आज घर तक लोग हमला बोल रहे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा सब सत्ता को और प्रशासन को कि लोग किस तरह सुरक्षित हैं। इससे पहले राणा सांगा पर आपत्तिजनक बयान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी कल जमकर प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रामजी सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। रामजी लाल सुमन सीओ अनुज चौधरी ने अब एक और बयान या कहें कि पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सेवैयां खिलाना चाहते हो तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। और क्या कहा है आप सुनिए। हर आदमी को अपना अपना अधिकार है, पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खावा हम ये सेवैयां। तो ये है संभल के सीओ अनुज चौधरी का नया पैगाम, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि अगर आपको ईद की सेवैयां खिलानी है तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। इसके पीछे वो तर्क भी देते हैं। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो
तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पास खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। आपको बता दें कि अनुज चौधरी सियासतदानों के निशाने पर अक्सर रहते हैं और विवादित बयान पर सुर्खियां भी खूब बटोरते हैं। हालांकि उनका मानना है कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। सीओ अनुज चौधरी ने जो कहा सो कहा। संभल के एएसपी ने भी ईद के दौरान संभल में सड़कों पर नमाज पढ़ने की छूट देने से इनकार किया। ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि संभल में ईद, नवरात्रि और रामनवमी से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई है। साथ ही संभल प्रशासन ने त्योहारों के मौके पर लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। देखना यह है कि अब इस पर कितना सियासी उबाल आता है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली से निकलकर अब बिहार पहुंच गया है। पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में लालू यादव, तेजस्वी यादव ने भी केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। तो बिहार की राजनीति में अपने लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। हालांकि इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भी न्योता भेजा गया था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। ये महज संदेश नहीं और ना ही शक्ति प्रदर्शन, बल्कि संकेत है कि बिहार की राजनीति में वक्फ बिल का मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है। हिंदुस्तानी सियासत में एक हंगामा पैदा नहीं किया है, बल्कि मुल्क के आईन पर एक हमला है। वक्त की हिफाजत के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने पर तैयार है। जब दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की चर्चा जोर पकड़ रही है, तब पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन राजनीति में तपिश बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि विरोध प्रदर्शन में सिर्फ मुस्लिम संगठन और उनके नेता ही शामिल नहीं हुए, बल्कि सियासी जमातों के नेताओं को भी बुलाया गया। आरजेडी से लालू यादव, तेजस्वी यादव इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सीपीआई-एमएल से महबूब आलम, तो समाजवादी पार्टी से मोहिबुल्लाह नदवी, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हालांकि एनडीए में शामिल नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता न्योता मिलने के बाद भी मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन से दूर रहे। अब नीतीश कुमार, चिराग पासवान ने विरोध प्रदर्शन से दूरी क्यों बनाई, तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक को धुरी बनाकर लालू यादव ने मुस्लिम वोट बैंक को बड़ा संदेश जरूर दे दिया है। बिहार की राजनीति में एमवाई फैक्टर यानी मुसलमान और यादव आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जा रहा है कि आरजेडी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज को लामबंद कर फायदा उठाने की कोशिश में। वहीं विरोध प्रदर्शन में प्रशांत किशोर की मौजूदगी भी हलचल बढ़ाने वाली है। चर्चा है कि विरोध प्रदर्शन के जरिए मुस्लिम संगठन की असल रणनीति केंद्र सरकार में अहम घटक दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने की। उनकी यह रणनीति प्रदर्शन के लिए स्थान के चुनाव में साफ दिखाई देती है। असल में पटना के गर्दनी बाग के बाद अगला विरोध प्रदर्शन 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होगा। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे पर हुआ है, सबसे बड़ा हमला हमारे पास इस वक्त हुआ है। इधर पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों की लामबंदी और प्रदर्शन में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दलों की मौजूदगी ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीधा हमला बोला। धरना देने वाले लोग कटमुल्ले हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते। संवैधानिक संस्था नहीं है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक जमीन हड़पने की संस्था है, जिससे कुछ संभ्रांत मुसलमानों को लाभ हो रहा है।
जीतन राम मांझी और बीजेपी नेताओं का तर्क अपनी जगह, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन ने नीतीश कुमार की चुनौतियां बढ़ा दी, क्योंकि प्रदर्शन से पहले तक वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही जेडीयू की भाषा बदलने लगी है। मुसलमानों में वक्फ की जायदादों को लेकर के एक डर पैदा किया गया है। उनको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शंकाओं को दूर किए बगैर ये बिल कानून की शक्ल नहीं लेगा। मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन के सहारे आकार ले रही सियासत का संदेश भी साफ है कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पास कराने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक के साथ एक फ्री शराब बोतल पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल यूपी के अलग अलग शहरों में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके बाद ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है और सियासत भी जमकर हो रही है। ये दोनों ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश की उन शराब की दुकानों की हैं जहां शराब खरीदने के लिए मारामारी मची है। नोएडा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, शराब की दुकानों में भारी भीड़ है। बताया जा रहा है कि दुकानों पर पुराना स्टॉक खत्म करने को लेकर एक के साथ एक बोतल फ्री मिलने की स्कीम चलाई गई है। शराब की दुकान पर लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा है और चूंकि ऑफर जो है वो शराब की दुकान पर दिया जा रहा था कि एक बोतल के साथ एक फ्री है। ऑफर लगी है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री है। लोग राशन पे कम है, दारू की ठेके पे ज्यादा है। इस ऑफर के बाद अब विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर तीखा हमला बोल रही हैं। नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। जो हमारे हिंदू हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको शराबी बनाने की योजना पे दिन रात कार्य चल रहा है। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम की पड़ताल में सामने आया कि नोएडा के सेक्टर 18 की शराब की दुकान में शराब की बोतल एमआरपी पर बिक रही है, तो नोएडा के सेक्टर 40 में ग्राहकों के लिए ऑफर रखा गया है। क्या हुआ सर, आज आप ऑफर नहीं दे रहे? नहीं, ऑफर है ही नहीं, कल भी नहीं था। 10-5% लेस थी, वो कर दी थी जो ग्राहक आया था। लोगों में गलतफहमी है कि ऑफर था। अब हम आपको बताते हैं कि ये एक पर एक फ्री वाला ऑफर क्यों है, जिस पर सियासी बवाल हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति शुरू होने जा रही है। नई आबकारी नीति के चलते ये ऑफर शुरू किया गया है। 31 मार्च 2025 तक स्टॉक खत्म करना होगा। 1 अप्रैल से ई लॉटरी के जरिए नई दुकानें मिलेंगी। 2025-26 की नई आबकारी नीति में ये प्रावधान है। देखना यह है कि इस पर आगे नवरात्रि शुरू होने से पहले सियासत कहां तक पहुंचती है। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 टर्म से आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ये अपने आप में एक उपलब्धि है, उत्तर प्रदेश में कभी हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दूसरी बार क्यों इलेक्ट किया था? क्या इसलिए कि आपकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की है, या फिर फर्स्ट टर्म में आपने माफिया राज पर जो धावा बोला था, इसकी वजह से किस लिए आपको दूसरी टर्म में? और क्या, एक और सवाल इसमें, क्या आप हैट्रिक के लिए ट्राई कर रहे हैं आप? देखिए, मैं रहा नहीं हूँ, मैं वर्तमान में भी चीफ मिनिस्टर हूँ और पिछले 8 वर्ष के अंदर अपनी पार्टी के नेतृत्व के कारण, पार्टी के और सहयोगी दलों के सभी नेताओं के सहयोग के कारण, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और अन्य सहयोगी संगठनों के सहयोग से जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, तो ये हमारी सरकार को पहली बार यह अवसर मिला है कि आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री 5 वर्षों तक लगातार काम करे और फिर से वह 2/3 मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना ले। ये फर्स्ट टाइम हुआ था और यह भी उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी थी। और पिछले 8 वर्ष से तो हम यहाँ सेवा कर ही रहे हैं, तो सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल हमारी पार्टी का था,
उसको प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू करने के कारण आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमारे साथ में है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा वह सरकार में आएगा। तो ये SSS तो ट्रिपल टाइम सरकार, तो SSS तो उसी का उदाहरण है। तो फिर तीसरी बार के लिए भी आप कोशिश करेंगे? मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। पर चीफ मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे ना? नहीं, मैं क्यों बन सकता हूँ? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। अच्छा, क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि आपने कहा था कि जब आप पहले टर्म में आपको कुछ अफसर ने कहा था कि आप अयोध्या मत जाइए, विवाद हो सकता है, और आपने कहा कि अगर सत्ता चली भी जाए तो कोई बात नहीं। अब आपने ये 2-3 बारी कहा कि सत्ता चली जाएगी, त्याग देंगे। जब ऐसी बातें होती है तो फिर अटकलें लगाई जाती है कि शायद योगी जी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं या फिर दिल्ली से न्योता आया है। देखिए, ये उदाहरण उन प्रसंगों को लेकर के होते हैं जहाँ पे विरासत को आगे बढ़ाने का एक जज्बा सामने आता है। 2017 के पहले अयोध्या की क्या स्थिति थी हर एक व्यक्ति जानता था। एक जद्दोजहद के साथ जब हम लोग उस समय अयोध्या की यात्रा करते थे तो बहुत सारे बैरियर हुआ करते थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, और अयोध्या अपनी पहचान के लिए मोहताज थी। एक बड़ा तबका ऐसा था जो ये मानता था कि हमें इस प्रकार के मुद्दों को नहीं टच करना चाहिए क्योंकि ये विवाद हो सकता है। देखिए, आप सत्ता में रहेंगे तो आपके लिए अनुकूल वातावरण भी होगा, प्रतिकूल भी होगा। अनुकूल और प्रतिकूल के बीच में समन्वय बना करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ही कुछ परिणाम दे पाएंगे। और अयोध्या के साथ भी यही हुआ। हमने कहा भी ठीक है, विरोध होता है तो होने दीजिए, देखेंगे। अयोध्या जाएंगे, कोई एक कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे जो अयोध्या की पहचान बन सके। दीपावली तो अयोध्या से जुड़ी हुई थी, दीपोत्सव, और दीपावली के आयोजन को एकदम विस्मृत सा कर दिया गया था अयोध्या में ही। तो हमने दीपोत्सव के आयोजन के साथ फिर उसकी पहचान को वहाँ दिलाई। योगी जी, आपने डबल इंजन सरकार का जिक्र किया। अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करती। हाँ, देखिए, ये उनके संस्कार थे। हमारे यहाँ हम विरासत को सम्मान दे करके अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं। लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा, और लोगों ने देखा भी अपनी आंखों से। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? क्योंकि वो औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। वे सब लोग उस कैटेगरी में खड़े हो चुके हैं। उनके नेताओं ने मुंबई से लेकर के लखनऊ तक, ये सभी लोग तो महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। तो जिनका जैसा आदर्श होगा तो वैसे ही उनका स्वयं का चरित्र भी होगा। यही तो हमारी संस्कृति भी कहती है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। तो जो जिसकी पूजा करेगा उस जैसा ही बनता है। हम राम को आदर्श मानते हैं, कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये आचरण लोगों ने अपनी आंखों से देखा भी है और आगे भी देखेंगे। वो कहते हैं आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। राणा संगा के बारे में उन्होंने कहा कि वो थे जिन्होंने बाबर को न्योता दिया था। आप जानते नहीं हैं अपने विरासत के बारे में। हिस्ट्री ये लोग जानते हैं। हिस्ट्री यही लोग जानते हैं जो जिन्ना को महिमा मंडित करते हैं। हमें याद है, इसी उत्तर प्रदेश में हम लोग
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी, रन अप फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे। हमने पूरे प्रदेशवासियों को इसके लिए आमंत्रित किया था। सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, सभी दलों को हमने आमंत्रित किया था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की एकता के आदर्श हैं, भारत की एकात्मता के शिल्पी हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त कर रहे थे और ये लोग जिन्ना को महिमा मंडन कर रहे थे। विधानसभा में आपका एक भाषण भी था, आपने कहा था कि अगर औरंगजेब का महिमा मंडल कर रहे हैं वो जो लोग नागपुर में जो कर रहे हैं उनको यूपी आना चाहिए, हम उनका इलाज कर देंगे। इलाज कैसे करेंगे आप? उपचार देखिए, किसी भी बीमारी का उपचार के अलग अलग केंद्र होते हैं, तो यूपी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उपचार देता है। उनकी जैसी डिमांड होगी उस प्रकार का उपचार दे देंगे। महाराज, आपके राज्य में क्या मुसलमान सुरक्षित है? क्योंकि आए दिन सनातन की बात होती है। आप योगी हैं, मुख्यमंत्री हैं, महाराज हैं, क्या हैं आप फिर? मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हूँ और एक नागरिक में एक योगी हूँ जो सबके सुख और सबके निरोगता की कामना करता है, सबका साथ और सबके विकास के मंत्र पर विश्वास करता है और उसी भाव के साथ हम लोग कार्य भी करते हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम धर्म और संस्कृति है सनातन धर्म। दुनिया की कोई जाति, मत और मजहब नहीं है जिसको उसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो, उसके संरक्षण के लिए उसको हर प्रकार से फलने फूलने के लिए अवसर न प्रदान किया हो। लेकिन बदले में उसे मिला क्या? बदले में मिला क्या? और दुनिया के अंदर कोई उदाहरण नहीं, कोई उदाहरण नहीं कि कहीं भी हिंदू राजाओं ने दुनिया के अंदर कहीं भी अपने बल पर, अपने वैभव के दंभ से किसी पर आधिपत्य स्थापित किया हो, कहीं नहीं है। देखिए उदाहरण, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस सनातन वाक्य है। दुनिया के अंदर कोई बोलता है 100 हिंदू परिवारों के बीच में, 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीज़ें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। संभल पे आ रही हूँ मैं। आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अभी बढ़ गए 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे? कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए,
लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब ये बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा रहे? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। गाजी सलार मसूद के नाम से जो मेले लगते हैं संभल और बहराइच में, अब बात चल रही है कि शायद उसको भी बंद किया जा सकता है। और आपने भी कहा था कि गाजी सलार मसूद या उनके जैसे जो हमलावर हस्तियां हैं उन्हें एक आइडल, उन्हें एक उस रूप से नहीं देखना चाहिए और नए भारत में उनके लिए जगह नहीं है। देखिए, आक्रांताओं को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये आक्रांता विदेशी थे। इन्होंने भारत की आस्था पर प्रहार किया, भारत की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, भारत को लूटा। इसका महिमा मंडन आस्था का अपमान है। इनका महिमा मंडन मातृशक्ति का अपमान है। इनका महिमा मंडन करके हम देश का अपमान करते हैं और मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। कहते हैं ना कि मुसलमान खतरे में है, जो ओवैसी कहते हैं आपके राज्य में, क्योंकि जो ट्रेडिशन चलते आए हैं आप उनको हटाना चाहते हैं। जो उनके जिनके लिए वो पूजनीय समझते हैं आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, उनको हटाना चाहते हैं आप। इसलिए मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित हैं, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? हाँ, तो हिंदू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। महाराष्ट्र में ही कुछ महीने पहले एक स्लोगन उठा था, बटेंगे तो कटेंगे। वो भी ऐसे ही विभाजनकारी स्लोगन था? विभाजनकारी नहीं था। आप मुझे बताइए, यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये उछला नहीं था, ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो ये बात यहाँ से हमने कही थी और मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन इसमें बुराई आगे बढ़ी। इलेक्शन जीत गए आप? नहीं, इलेक्शन हम उससे कारण नहीं जीते। इलेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं। एक नारा इलेक्शन जीतने का, कटने की बात जब होती है तो कैसे जुड़ने की बात? क्या बात करते हैं, क्यों नहीं जुड़ेंगे? जब काटने की बात आप मुझे बताइए, इतिहास में करोड़ों हिंदू काटे नहीं गए क्या? तो फिर लाखों हिंदू कश्मीर में काटे नहीं गए क्या? काटे नहीं गए थे। तो इसीलिए हम उसको भूल क्यों जाते हैं? इतिहास वर्तमान का दर्पण होता है और भविष्य की कार्य योजना बनाने का एक माध्यम भी होता है। तो इसको खुरेद के इसलिए वर्तमान पीढ़ी भूल गई होगी तो उसको बताने का एक माध्यम है। योगी जी, एक और सवाल है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। वो संसद में टेबल होने वाला है। हाँ। और आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, खासकर मैं फिर से ओवैसी साहब का ही नाम लूँगी, कि बीजेपी जो है वो इस बिल के नाम पर मस्जिदों पर कब्ज़ा करना चाहती है और भारत के मुसलमान जो हैं अब खतरे में है क्योंकि इबादत की जगह नहीं मिलेगी उन्हें। देखिए, भाजपा मस्जिद
में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेंगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना ज़मीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है। उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलुल फैसले लिए हैं। ख़ास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे? आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। 2024 में क्या गलत हुआ और 10 महीने के बाद मिल्कीपुर में आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या बदलाव आया उसमें? देखिए, 2024 के बारे में आपने शुरुआत में ही बता दी थी ना। हाँ, संविधान का कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जो दुष्प्रचार किया था, और ये दुष्प्रचार ही नहीं किया था, विदेशी पैसे भी इसमें इन्वॉल्व थे। जॉर्ज सोरोस ने तो बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी। पर इसकी कोई पुष्टि तो हुई नहीं। पुष्टि हुई है, अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने दीजिए, बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। व्यापक पैमाने पे दुष्प्रचार का माध्यम, एनजीओ के माध्यम से इन्होंने गांव-गांव में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया कि संविधान बदल देंगे, मोदी जी आएंगे तो नया संविधान ला देंगे। तमाम प्रकार की इन्होंने जो बातें कहीं, कृत्य देशद्रोह की श्रेणी में आता है। एक विदेशी ताकत से आप पैसा लेकर के देश के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। राहुल गांधी हर राज्य में जाके यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी भारतीयों को एक जैकेट में, एक विचार, एक सोच, एक एजुकेशन, एक किस्म से टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ, एक ही रूल है, एक ही एग्जाम्पल है। और भारत में ये नहीं चलेगा। भारत में डाइवर्सिटी बहुत है। क्या एक भारत और श्रेष्ठ भारत नहीं बनना चाहिए? तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। कौन से रास्ते होते हैं उनसे पूछना चाहिए ना। तो क्या कर रहे थे 6 दशक तक? पूछे ना अपने नाना से भी और अपने दादी से भी, अपने पिताश्री से भी। क्यों नहीं पूछा इन्होंने? क्यों नहीं उन्होंने उस समय किया जो काम पिछले 10.5 वर्ष के अंदर मोदी जी ने करके दिखाया है, जिसमें पूरे भारत की स्वीकृति है, पूरा भारत का व्यापक जन समर्थन मोदी जी को प्राप्त हो रहा है। ये काम क्यों नहीं कांग्रेस ने कर लिया? राहुल गांधी तो भारत जोड़ो के लिए निकल पड़े थे, उन्होंने 2 यात्राएं की, तो फिर उनको क्यों आप कह रहे हैं कि वो विभाजनकारी काम करते हैं? देखिए, इनका भारत जोड़ो भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहाँ जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे। भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।